ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सू टेंग के पेरेंट्स का फ्यूनरल देखते हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया था क्योंकि सू फैमिली की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी और उनकी कंपनी भी बैंकरप्ट हो गई थी। तो यहाँ पर अब सू टेंग का भाई सुसैन बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो कंपनी को बचाने के लिए क्या करे। तो फिर वो अपनी सिस्टर को ज़बरदस्ती एक ड्रिंक पिलाने लगता है और उससे कहता है कि तुम्हें ली साओ के साथ नाइट स्पेंड करनी होगी। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे तो यही ठीक लग रहा है और इसी तरह कंपनी बैंकरप्ट होने से बच सकती है। नेक्स्ट सीन में हम लीशा को देखते हैं जिसके पास उसके फ्रेंड की कॉल आती है जो बताता है कि जो लड़की तुम्हें ड्रिंक प्रिपेयर करके देती है, जिसे पीने से तुम्हें काफ़ी अच्छा और रिलैक्स फील होता है, वो लड़की कस्टमर से नहीं मिलती है। वो लड़की पीछे स्टोर से ही ड्रिंक प्रिपेयर करके देती है। वो परफ्यूम वगैरह भी प्रोवाइड करती है लेकिन वो किसी से मिलती नहीं है। हाँ, मैंने उसे 1 मंथ के लिए हायर कर लिया है, वो तुम्हारे लिए रोज़ ड्रिंक बना देगी, लेकिन वो तुमसे मिलेगी नहीं। जो सुनकर वो काफ़ी परेशान होता है क्योंकि उस लड़की से मिलना चाह रहा होता है। अब यहाँ पर वो एक होटल में बैठकर ड्रिंक पी रहा होता है, तभी अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि उसकी ड्रिंक में भी कुछ मिला दिया गया था। तो वो रेस्ट करने के लिए अपने रूम में जाता है जहाँ पर ऑलरेडी हमारी हीरोइन टैंग होती है, जिसे कि उसके भाई ने भेजा था ताकि वो लिसाओ के साथ नाइट स्पेंड करे और उन लोगों का स्कैंडल बन जाए। और इसी का फ़ायदा उठाकर उसका भाई अपनी कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचा सके। और होता भी ऐसा ही है, दोनों नशे में होते हैं इसलिए साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लिसा उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने मेरी ड्रिंक में ऐसा क्या मिलाया था जो मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं खुद ही एक विक्टिम हूँ। लेकिन वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होती क्योंकि वो म्यूट होती है। लेकिन लिसा को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो म्यूट है। तभी यहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते हैं और लिसा उसे सवाल करने लगते हैं कि आपके साथ ये लड़की कौन है और आपकी तो एंगेजमेंट होने वाली थी ना मिस जी के साथ। तो फिर आप इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो? क्या ये आपकी सीक्रेट लवर है और आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? लेकिन लिसा उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता और गुस्से से उन्हें वहाँ से भगा देता है, जिसके बाद वो फिर से टैंक पर गुस्सा करने लगता है कि इन रिपोर्टर्स को तुम्ही ने बुलाया है ना ताकि मैं बदनाम हो जाऊं और तुमसे शादी कर लूं, लेकिन तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। टैंक सोचने लगती है कि कहीं मैं इसके बच्चे से प्रेग्नेंट ना हो जाऊँ, इसलिए वो बर्थ कंट्रोल पिल्स खरीदने के लिए जाती है। लेकिन तभी यहाँ से उसे कोई किडनैप करके ले जाता है, जो किसी और का नहीं बल्कि उसके भाई का ही काम होता है। वो उसे पिल्स नहीं खाने देता कि तुम्हें किसने कहा था इसे खरीदने के लिए, और अपने आदमियों से उसे 1 मंथ तक कैद करके रखने के लिए कहता है। इधर हम लीसाओ को देखते हैं जो कि उसी बार में अपने फ्रेंड के साथ होता है। जब वो ड्रिंक करता है तो कहता है कि ये ड्रिंक मिस टी की प्रिपेयर की हुई नहीं है। तो वेटर कहता है कि सॉरी, लेकिन वो नहीं आ रही है। उसका फ्रेंड कहता है लेकिन हमने तो उसे 1 मंथ के लिए हायर किया था। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट इन 1 महीने बाद का होता है जहाँ पर लीसा और उसकी फियांसी मिस जी की एंगेजमेंट हो रही होती है। तभी यहाँ पर सैन अपनी सिस्टर टैंक को लेकर आता है और लीसा उसे कहता है कि तुमने 1 महीने पहले इसके साथ नाइट स्पेंड की थी जिसकी वजह से ये प्रेग्नेंट हो गई है, तो तुम्हें अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। लेकिन लिसाओ की मॉम उन पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, हम ली फैमिली है, ऐसे ही एरे गेरे से शादी नहीं करवा सकते अपने बेटे की। वो अपने भाई को समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन उसका भाई उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और कहता है कि अगर अपने पेरेंट्स की कंपनी को बचाना चाहती हो तो चुपचाप खड़ी रहो, जैसा मैं करता हूँ मुझे करने दो। लेकिन टैंग ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रही होती, लेकिन वो बाकी लोगों को समझाए कैसे क्योंकि वो तो म्यूट होती है। अब यहाँ पर लिसाओ की मॉम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और टैंग को चाटा भी लगा देती है। लेकिन सैन तो कुछ ज़्यादा ही कमीना होता है। उसने टैंग और लिसाओ की उस नाइट की वीडियो भी बनाई होती है। वो वीडियो दिखाता और धमकाने लगता है कि अगर तुम लोगों ने मेरी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा, और मेरे पास इसके प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी है। लेकिन लिसा के पेरेंट्स नहीं मान रहे होते, तो सैन कहता है कि ठीक है, मैं इनकी वीडियो वायरल कर देता हूँ, फिर देखता हूँ कि तुम लोगों की कंपनी के साथ होता क्या है। तभी यहाँ पर असिस्टेंट आकर बताता है कि ग्रैंडपा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है, तो सभी इस बात को यहीं पर छोड़कर हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर आकर बताता है कि ग्रैंडपा की तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो उन्हें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना दें और फैमिली मेम्बर जाकर आराम से उनसे मिल सकते हैं। यहाँ पर ग्रैंडपा और लीसाओ दोनों ही एक दूसरे की काफ़ी फिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन इस बात का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर सैन टैंक को लेकर आ जाता है और ग्रैंडपा से कहता है कि ये लीसाओ के बच्चे की माँ बनने वाली है, तो लीसाओ को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए और इससे शादी कर लेना चाहिए। अब ग्रैंडसन का नाम सुनकर तो ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और लिसाओ को टैंक से शादी करने के लिए कहते हैं। डॉक्टर कहने लगता है कि ग्रैंडपा की कंडीशन काफ़ी ख़राब है, तो उन्हें किसी भी प्रकार की टेंशन ना दी जाए। लिसाओ टैंक को देखने लगता है और उसके बाद ग्रैंडपा से कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं इससे जल्दी शादी कर लूँगा और आप अपने ग्रैंडसन को भी देख पाएंगे। ये सारी बातें मिस जी भी सुन लेती है और उसे काफ़ी गुस्सा आता है। वो बाहर जाकर किसी को मैसेज करती है। नेक्स्ट सीन में दोनों की शादी हो जाती है और यहाँ पर टैंक बैठकर मैरिज सर्टिफिकेट देख रही होती है। तभी यहाँ पर लिसाओ आता है और कहता है कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो गई, तुम जो चाहती थी तुम्हें वो मिल गया। वो उसे समझाने की कोशिश करने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसे साइन लैंग्वेज में समझाने के लिए खड़ी होने लगती है, लेकिन उसके ऊपर ही गिर जाती है। लिसा उसे हटाकर उसके ऊपर आता है और कहता है कि तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, तुम्हारे ट्रिक्स इतने भी अच्छे नहीं हैं, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला।
अब वो उसे फिर से साइन लैंग्वेज में समझाने लगती है तो वो काफ़ी हैरान होता है कि तुम बोल क्यों नहीं रही हो, क्या तुम डब हो। वो काफ़ी शॉक्ड होता है और गुस्सा करने लगता है कि मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मेरी एक्चुअल में एक म्यूट गर्ल से शादी हो चुकी है। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि मैं तो समझा था कि तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो, तो मैं तुम्हें और अपने बेबी को अच्छे से ट्रीट करना चाहता था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुम तो बोल भी नहीं सकती हो। टेंग उसे एक पेपर दिखाती है और उसे ये समझाना चाह रही होती है कि मैंने अपनी मर्जी से तुमसे शादी नहीं की है, बल्कि मुझे भी फोर्स किया गया है। उसे लिखकर बताती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो और इस बच्चे को नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी और मैं फोर्सफुली तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। वो कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम सिर्फ प्रेगनेंसी का नाटक कर रही हो। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और चुपचाप अपनी जगह पर सो जाता है। अब बेचारी टेंग को तो समझ नहीं आ रहा होता कि वो करे क्या। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लीसा उठता है तो देखता है कि टेंग यहाँ पर नहीं है और वो एक नोट छोड़ कर गई है, जिसमें उसने लिखा था कि मैं जा रही हूँ तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर टैंग लीसा के लिए एक ड्रिंक प्रिपेयर करके गई थी। जब वो उस ड्रिंक को पीता है तो उसे उस बारटेंडर की याद आती है। वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है तो उसका फ्रेंड कहता है कि मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। वो आकर उसे बताता है कि मैंने उस म्यूट गर्ल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है, उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, तो हो सकता है कि वो अपनी कंपनी की कंडीशन को ठीक करने के लिए तुम्हारे साथ रिलेशन में रहना चाहती हो। जो सुनकर लिसा याद करता है कि टैंग रात को नींद में रो रही थी और याद करता है कि उसने कहा था कि वो बेबी का अबॉर्शन करवा लेगी, तो कहीं वो सच में अबॉर्शन के लिए तो नहीं चली गई। और इधर हम देखते हैं कि टैंग सच में ही हॉस्पिटल पहुंच गई थी अपना अबॉर्शन करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करें। इधर हम मिस जी को देखते हैं जो कि लिसा उसे बात करने के लिए आती है, लेकिन लिसा उसे क्लियर बोल देता है कि मेरी शादी हो चुकी है तो तुम मुझे अब अप्रोच करने की कोशिश मत करो। इधर टैंक का अल्ट्रासाउंड होता है। वो अपने बेबी के हार्ट बीट को सुन पा रही थी और वो उसे अपने हस्बैंड को भी सेंड कर देती है, जिसे देखकर लिसा काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वो कहती है कि मैंने सोचा लास्ट टाइम तुम्हें ये हार्ट बीट सुना दूँ क्योंकि तुम इसके फादर हो। अब लिसा जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इधर हम देखते हैं कि टैंक का ऑपरेशन स्टार्ट होता है। लिसा जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है। यहाँ पर वो सुनता है कि एक नर्स कह रही होती है कि लड़की को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। वो जल्दी अंदर जाकर देखने लगता है, लेकिन वहाँ पर टैंक नहीं बल्कि कोई और लड़की होती है। तो लिसा यहाँ पर डॉक्टर से टैंक के बारे में पूछता है। वो बताती है कि उसे उसका हस्बैंड ले गया है। उसने बताया था कि वो उसका हस्बैंड है और टैंक के भाई को कोई प्रॉब्लम है, इसलिए उन्हें जल्दी निकलना होगा। और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टैंक को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाया जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है कि तुम्हारा भाई प्रॉब्लम में है और उसे अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों ने उसके भाई को बांध कर रखा होता है क्योंकि उसके भाई ने उन लोगों से पैसे उधार लिए थे। यहाँ पर टैंक का भाई उसे मनाने लगता है कि प्लीज़ तुम लिसा से जाकर पैसे लेकर आओ, लेकिन वो साफ मना कर देती है। वो आदमी भी सैन पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी सिस्टर बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन ये तो डम है। तब तक इधर टैंक जल्दी से लिसा को मैसेज कर देती है। यहाँ पर सैन कहने लगता है कि भले ही मेरी सिस्टर म्यूट है लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो तुम लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो वो लोग भी उसे परेशान करने लगते हैं, लेकिन टाइम पर लिसा पहुंच जाता है और अपने आदमियों से कहता है कि इन लोगों को अच्छे से सबक सिखाओ। और वो टैंक को डांटने लगता है और कहता है कि आज के बाद चाइल्ड सेफ्टी के लिए तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, और उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट सीन में टैंक के पास उसकी फ्रेंड का मैसेज आता है कि तुम्हें आज बाद में आना होगा क्योंकि हमारा वीआईपी कस्टमर आने वाला है। उसे सिर्फ तुम्हारे हाथ की ही वाइन पसंद आती है, उसे किसी के भी हाथ की वाइन पसंद नहीं आ रही है। वो कहती है कि ठीक है मैं पहुंच जाऊंगी। तभी यहाँ पर लिसा आता है, जिसे देखकर वो जल्दी से अपने कपड़े छुपाने लगती है। लिसा उससे पूछता है कि तुम किसे मैसेज कर रही थी, लेकिन वो नहीं बताती तो वो गुस्सा हो जाता है। एक्चुअल में वो उसे मेडिसिन लगाने के लिए आया था, लेकिन गुस्से में फर्स्ट एड बॉक्स वहीं पर रखकर चला जाता है। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड के पास जाता है। उसका फ्रेंड बताता है कि आज मिस टी बार में ज़रूर आएगी, तो हमें आज चलना चाहिए, तुम उन्हें फॉलो कर लेना। इधर टैंक भी रेडी होकर बाइक पर निकल जाती है। यहाँ पर बायर के पास लिसा बाइक पर उसे देख लेता है और सोचता है कि ये स्टाइल मिस टी का ही लग रहा है और उसका पीछा करने लगता है। अब यहाँ पर टैंक जल्दी से वाइन प्रिपेयर करती है और जाने लगती है। तभी यहाँ पर लिसा आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मिस टी से मिली हुई हो, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो जाकर उस ड्रिंक को पीता है और फिर पूछने लगता है कि ये ड्रिंक तुमने बनाई है क्या, क्या तुम ही मिस टी हो। जो सुनकर वो थोड़ा नर्वस हो जाती है और सोचती है कि मुझे इसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहिए, तो उसे लिखकर कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ पर अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी। वो कहता है अच्छा, तो फिर कहाँ है तुम्हारी फ्रेंड। तभी यहाँ पर उसकी फ्रेंड सीसी पहुँच जाती है और लिसा उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर अंदर क्या कर रहे हो। लिसा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो टैंक से कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें घर में ही रहना है, तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें चुपचाप घर चलकर रेस्ट करना चाहिए। और उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद दोनों ग्रैंडपा से मिलने के लिए जाते हैं। ग्रैंडपा उससे बात करते हैं, लेकिन वो लिखकर बता रही होती है। जो देखकर ग्रैंडपा काफ़ी शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़की अगर म्यूट है तो तुमने इससे शादी क्यों कर ली, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। वो कहता है कि मुझे तो खुद भी नहीं पता था और ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तभी यहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है और फिर से शुरू हो जाती है कि तुम इस लड़की को यहाँ पर लेकर क्यों आए हो। और वो ग्रैंडपा से कहने लगती है कि मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ और उसे मिस जी से मिलवाती है कि एक्चुअल में यही लड़की हमारे लिसाओ के लिए बेटर थी।
यहाँ पर मिस जी ग्रैंडपा को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी फ्रूट्स वगैरह लेकर आई होती है और ग्रैंडपा भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। और इधर मॉम लिसा उसे कहने लगती है कि हमें ली फैमिली के लिए एक अच्छी लड़की चाहिए, इस तरह की डम लड़की के साथ तुम बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे हो। जो सुनकर टैंक को बहुत ही बुरा लगता है, वो बाहर चली जाती है, लेकिन मॉम भी उसके पीछे आ जाती है और टैंक पर गुस्सा करने लगती है और उसे धक्का भी दे देती है। यहाँ पर लिसा आकर उसकी केयर करने लगता है और अपनी मॉम से भी कहता है कि आपको इसके साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए। लेकिन मॉम तो लिसा पर भी गुस्सा कर रही होती है। लिसा उन्हें क्लियर समझा देता है कि ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो मैं इसे हमेशा ही प्रोटेक्ट करूँगा। नेक्स्ट दिन में लिसा और टैंक की केयर कर रहा होता है और उससे कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो टैंक उसे थैंक यू कहती है और उससे पूछती है कि रात के 2 बज गए हैं, तो तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। वो कहता है कि तुम्हें मेरी केयर करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मुझे सोने में कुछ प्रॉब्लम होती है। उसे लग रहा होता है कि वो उसे पटाने की कोशिश कर रही है, तो उसे कहता है कि मेरे साथ ट्रिक्स प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जिसके बाद एक टैबलेट निकालती है और लिसा को स्मेल करवा देती है, जिसे स्मेल करते ही लिसा को तुरंत ही नींद आ जाती है। वो समझ जाती है कि लिसा को सोने में दिक्कत होती है, तो वो उसकी हेल्प कर रही होती है। यहाँ पर टैंक डम तो होती है, लेकिन काफ़ी इंटेलिजेंट होती है, क्योंकि हीरोइन जो ठहरी वो एक अच्छी बारटेंडर के साथ साथ एक अच्छी परफ्यूमर भी होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर लिसाओ की मॉम और मिस जी आ जाती हैं और फिर से टैंक को परेशान करने लगती हैं। एक्चुअल में ये लिसाओ की स्टेप मॉम होती है, इसलिए वो अपनी पसंद की बहू लाना चाहती है ताकि उसे अपने इशारों पर नचा सके। तो अब वो टैंक को परेशान करने के लिए उसे टी शर्ट करने के लिए कहती हैं और उसके ऊपर भी फेंक देती है। टैंक को तो समझ में नहीं आ रहा होता कि वो सब कुछ ठीक तो कर रही है, फिर इसे क्या प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर मिस जी टैंक से कहती है कि मुझे अपना रूम दिखाओ, तो वो साफ मना कर देती है कि अगर लिसाओ को इसके बारे में पता चलेगा तो वो काफ़ी गुस्सा करेगा। तो मॉम गुस्सा करने लगती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, और मैट को बुलाती है और टैंक को पनिश करने के लिए कहती है। मैट कहती है कि ये मास्टर की वाइफ है और ऊपर से प्रेग्नेंट भी है, आप इन्हें पनिश नहीं कर सकती। तो मॉम मैट पर भी गुस्सा करने लगती है और टैंक की फैमिली के बारे में उल्टा सीधा कहने लगती है, लेकिन टैंक भी उन्हें अच्छे से जवाब दे देती है और मैट से कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैं रेस्ट करने जा रही हूँ, आप इन लोगों को संभाल लेना। अब यहाँ पर मिस जी मॉम को भड़काने लगती है कि देखा आपने, ये आपको कैसे जवाब देकर चली गई। एक सीन में दोनों कैफे में बैठी होती है, जहाँ पर मिस जी मॉम को आइडिया देती है कि हमें टैंक को रास्ते से हटाने के लिए उसके बच्चे को रास्ते से हटा देना चाहिए। मॉम कहती कि ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रैंडपा अपने ग्रैंडसन को किसी भी हाल में चाहते हैं। तो वो कहती कि ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन वो मन में सोच रही होती है कि आप चाहे जो कुछ भी बोलो, लेकिन मैं तो उस लड़की से और उसके बच्चे से छुटकारा हासिल करके रहूँगी। नेक्स्ट सीन में लिसा का फ्रेंड बार में पहुंचता है और सीसी से पूछने की कोशिश करता है कि वो लड़की किस तरह वाइन्स को मिक्स करती है। सीसी कहती है कि ये हमारा सीक्रेट है, हम किसी को भी नहीं बताएंगे। वो पूछता है कि वो आज तो आएगी ना। सीसी कहती है कि हाँ, वो आने वाली है, रास्ते में ही है। तो वो जल्दी से लिसा को मैसेज कर देता है कि तुम भी जल्दी से आ जाओ, वो आने ही वाली है, हो सकता है कि हम उससे मिल लें। इधर टैंक लिफ्ट में होती है, तभी यहाँ पर लिसाओ भी आ जाता है। उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम लास्ट टाइम भी मुझे यहाँ पर मिली थी, ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है, क्या तुम मुझे फॉलो कर रही थी। वो कहती कि नहीं, मैं तो यहाँ पर अपनी फ्रेंड से मिलने आई हूँ, तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे तो लग रहा है कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए तो मुझे बता दो। लेकिन वो घबराकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर लिसा भी उसके पीछे जाता है और वो काफ़ी शॉक्ड होता है कि ये पीछे स्टोर की तरफ क्यों जा रही है, जहाँ से मिस टी वाइन प्रिपेयर करके भिजवाया करती है। तो वो भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन यहाँ पर टैंक नोटिस कर लेती है कि लिसा उसका पीछा कर रहा है। तो वो अपनी फ्रेंड सीसी को मैसेज करती है कि जल्दी से यहाँ पर किसी को भेजो, वरना आज मैं पकड़ी जाऊँगी। तभी यहाँ पर वेटर पहुँचकर लिसा को रोकता है कि यहाँ पर आना मना है, यहाँ पर बारटेंडर की सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है। जिसके बाद जब टैंक घर पर आती है तो यहाँ पर एक सर्वेंट उसे दूध देती है। टैंक काफ़ी खुश हो जाती है कि जब से वो उस घर में आई हैं, पहली बार उसे किसी ने इतने अच्छे से ट्रीट किया है और उसकी केयर की है। लेकिन मैट के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे होते हैं। जिसके बाद टैंक बैठी होती है, लिसा आता है तो वो देखती है कि लिसा के हाथ में वही परफ्यूम बैग है जो उसने आज अपने किसी कस्टमर को दिया था। लेकिन उसे कंफर्म नहीं होता है, तो वो भी पीछे पीछे जाती है। लिसा जाकर उसे रूम में रख देता है। वो जाकर देखती है कि लिसा रूम में नहीं है, तो वो जाकर देखने लगती है उस परफ्यूम बैग को। लेकिन तभी यहाँ पर लिसा आ जाता है, तो वो जल्दी से पर्दे के पीछे छिप जाती है। लिसा को लगता है कि पर्दे के पीछे कोई है। वो पूछता है कि वहाँ पर कौन है, लेकिन तभी उसे कॉल आ जाती है और उसे जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद वो फिर से बैग को चेक करती है और उसे कंफर्म हो जाता है कि ये उसी का दिया हुआ बैग है। वो सोचती है मतलब कि इसने मेरा परफ्यूम खरीदा था, और वो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलती है तो यहाँ पर लिसा होता है। वो उसे देखकर काफ़ी शॉक्ड होता है और कहता है कि तुम क्या चोरी कर रही थी। वो कहती कि तुम गलत समझ रहे हो। लिसा कहता है कि तुम्हें किसने परमिशन दी मेरे रूम में जाने की, आखिर तुम क्या देखना चाह रही थी। और उस पर गुस्सा करने लगता है कि आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वो कहती कि मुझे हर्ट हो रहा है, मुझे छोड़ो, और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आती है और कहती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे साथ फोर्सफुली रह रहे हो और मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। और उस सर्टिफिकेट को फाड़ देती है, जिस पर लिसा गुस्सा करने लगता है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा।
क्योंकि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो और जब तक मुझे ये बच्चा नहीं मिल जाता तुम्हें मेरे बच्चे की सेफ्टी के लिए मेरे साथ ही रहना होगा। लेकिन वो क्लियर कहती है कि मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ। लेकिन लिसाओ तो कह देता है कि तुम खुद ट्राई करके देख लो। टेंग सोचती है कि मैं खुद क्या ट्राई करूँ, मेरे अकेले के साइन करने से तो डिवोर्स होगा नहीं। और सोचती है कि जब तक बेबी बॉर्न नहीं होता मुझे यहीं रहना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट लेकर रूम में चली जाती है। जिसके बाद लिसाओ जाकर चेक करता है कि आखिर ये क्या लेना चाह रही थी। और जाकर बैग को देखता है और कहता है कि अच्छा तो इसे ये परफ्यूम बैग चाहिए था, ये भी कितनी अजीब लड़की है, इसे कोई महंगी चीज़ नहीं बल्कि आम सा पर्स चाहिए था। इधर टैंग उस सर्टिफिकेट को टेप से वापस जोड़ लेती है। तभी यहाँ पर वही सर्वेंट उसके लिए सूप लेकर आती है और उसे पीने के लिए इंसिस्ट करने लगती है, क्योंकि उस मैड ने मिस जी के कहने पर उसमें कुछ मिलाया था। और टैंग उस सूप को पी लेती है। मैड के जाने के बाद यहाँ पर लिसाओ आता है और उसे वो बैग दे देता है और कहता है कि तुम मुझसे इसे मांग भी सकती थे। वो बैग को देखकर काफ़ी खुश हो रही होती है। अब लिसाओ नीचे आकर बैठता है। तभी मैड आकर बताती है कि मिस टैंग बेहोश हो गई है। उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब हॉस्पिटल में जैसे ही उसे होश आता है लिसा उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने मेरे बेबी को मारने की कोशिश की है क्योंकि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। तुम्हारी वजह से बेबी ख़त्म हो चुका है, अब हमें टीएनसी करवाना होगा। वो उसे समझाने लगती है कि मैं फील कर पा रही हूँ कि बेबी बिल्कुल ठीक है, कोई हमारे बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन वो उस पर भरोसा नहीं कर रहा होता और कहता है कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ, तुमने मेरी सर्टिफिकेट भी फाड़ दिया था, तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो और इसीलिए तुमने ये सब कुछ किया है। वो कहती कि मैं सच कह रही हूँ, हमें किसी और हॉस्पिटल में जाकर चेकअप करवाना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और कहता है कि सर्जरी का टाइम हो चुका है। वो उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है लेकिन वो नहीं सुनता। लेकिन वो देखता है कि वो डॉक्टर से अपना हाथ छुड़ा रही है, उनके साथ नहीं जा रही होती और लिसाओ की तरफ देखकर हेल्प हेल्प बोलने लगती है, जो सुनकर लिसाओ काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। उसे भरोसा नहीं हो रहा होता कि ये बोल सकती है। अब वो नर्स को उसे छोड़ने के लिए कहता है और डॉक्टर से कहता है कि सर्जरी को थोड़ा डिले कर दिया जाए। डॉक्टर कहता है कि इससे इसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। लेकिन वो कहता है कि मैंने जैसा कहा वैसा करो और उन्हें वहाँ से भेज देता है। जिसके बाद वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर तुमने मुझसे कितने सीक्रेट छुपा कर रखे हैं, तुम बोल सकती हो और तुमने मुझसे झूठ कहा। तो उसे बताती है कि कभी कभी इसी सिचुएशन में मेरे मुँह से कुछ वर्ड निकल जाते हैं, लेकिन इसके अलावा मैं बात नहीं कर पाती हूँ। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और तुम्हें दूसरे हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, लेकिन अगर तुम गलत निकली ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जब उसे दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाता है तो सच में उसका बेबी बिल्कुल ठीक होता है, बस थोड़ा वीक होता है। तो डॉक्टर उसे अच्छी डाइट लेने के लिए कहता है। जिसके बाद वो उसे लेकर जाने लगता है। तो वो उसे कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि हमारे बच्चे को कोई मारना चाहता है, हम दोनों को मिलकर ये पता लगाना चाहिए कि आखिर वो है कौन। जिसके बाद जब वो लोग घर पहुंचते हैं, यहाँ पर मॉम और मिस जी बैठी होती है। उन्हें देखते ही मॉम गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन को हार्म करने की। लिसा कहता है कि आपको किसने कहा। मॉम कहती है कि मुझे अच्छे से पता है, ये स्टार्टिंग से ही हमारे घर में बैड इंटेंशन से आई है। टेंग सोचने लगती है कि इन्हें कैसे पता, कहीं इन्होंने तो मेरे बच्चे को मारने की कोशिश नहीं की। और वो लिसा को खुद को नीचे उतारने के लिए कहती है। यहाँ पर मिस जी कहने लगती है कि आंटी, प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स डेंजरस होते हैं। हो सकता है कि टैंग ने कुछ ध्यान नहीं दिया हो और कुछ उल्टा सीधा खा लिया हो, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया हो। मोम कहती कि मुझे तो लगता है कि ये इसने पर्पसली किया है और उससे कहती है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। टैंग कहती है कि मॉम आप टेंशन मत लीजिए, बच्चा ठीक है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे मॉम कहने की। लेकिन मॉम अभी भी गुस्सा कर रही होती है कि अगर मेरे ग्रैंडसन को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। टैंग सोचने लगती है कि ये मेरे बच्चे की इतनी केयर कर रही है तो ये मेरे बच्चे को हम नहीं कर सकते। तभी मिस जी कहने लगती है कि मुझे तो लगता है कि टैंग हमारे से कुछ छुपा रही है और वैसे भी सू फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है तो इसे यहाँ से चले जाना चाहिए। टैंग सोचने लगती है कि अगर मैं यहाँ से जाती हूँ तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी को होगा, तो पक्का इसी ने मेरे बेबी को हर्ट किया होगा। तो टैंग उसकी तरफ इशारा करती है। लिसा को भी इस पर शक होता है और उससे कहता है कि तुम्हें आज के बाद यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि मैं तो मॉम की वजह से यहाँ पर आती हूँ। जिसके बाद वो लोग मेडिसिन चेक करते हैं तो उन्हें टैंक के रूम में मेडिसिन मिल जाती है। अब वो दोनों ये प्रूव करना चाह रही होती है कि यहाँ से मेडिसिन मिली है, इसका मतलब टैंक ने ही अपने बच्चे को हार्म करने की कोशिश की है। लेकिन लिसा उनकी बातों पर भरोसा नहीं करता और वो मिस जी को थप्पड़ लगा देता है। वो लोग कहते हैं कि अब तो मेडिसिन भी मिल गई है, फिर भी तुम इस डम गर्ल पर भरोसा क्यों कर रहे हो। टैंक कहती है कि मुझे सिर्फ 3 दिन का टाइम चाहिए, मैं प्रूव कर दूंगी कि मैं इनोसेंट हूँ। लिसा अपनी मॉम से कहता है कि मैं इस मैटर को हैंडल कर लूँगा, आप जाकर आराम करिए। और फिर सोचता है कि टैंक कितनी समझदार है, मैं तो इसे डम समझ रहा था। जिसके बाद टैंक रूम में जाकर सोचने लगती है कि आखिर यहाँ पर मेडिसिन किसने रखी होगी। फिर उसे याद आता है कि यहाँ पर तो सिर्फ वही मेड आई थी जो उसे सूप देने आई थी। तो वो नीचे जाकर दूसरी सर्वेंट से उस सर्वेंट के बारे में पूछने लगती है कि जिसने मुझे सूप सर्व किया था वो कहाँ गई। वो बताती है कि वो तो काम छोड़कर चली गई है। टैंक पूछती है कि क्या उसका एड्रेस मिलेगा, तो वो उसे उसका एड्रेस दे देती है। टैंक वो एड्रेस अपनी एक फ्रेंड को सेंड करती है और कहती है कि इस लड़की का पता लगाओ।
उसकी फ्रेंड उसका पता लगाकर उसे किडनैप भी कर लेती है। यहाँ पर टैंग उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था, लेकिन वो नहीं बता रही होती। वो कहती है कि अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें एक ऐसी मेडिसिन दूंगी जिससे कि तुम्हारी पूरी बॉडी पर रेसेस हो जाएंगे। वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो एयरपोर्ट से जा रही थी। टैंग कहती है अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। वो डर के मारे सब कुछ बता देती है कि मुझे ये सब करने के लिए मिस जी ने कहा था और उसी ने मुझे ये सब करने के लिए फोर्स किया था। टैंग यहाँ पर सारी बातें रिकॉर्ड कर लेती है, जिसके बाद वो सीधे मिस जी के पास पहुंच जाती है, जो कि अपनी एक फ्रेंड से टैंग के बारे में ही बातें कर रही होती है कि वो एक डम लड़की है और उसका मिसकैरेज होगा तो ही मेरी साथी लिसा उसे हो पाएगी। जैसे ही वो यहाँ पर टैंग को देखती है उसे फिर से परेशान करने लगती है और कहती है कि तुम ली फैमिली में से पैसा वसूल करने के लिए एंटर हुई हो। टैंग उसे जोरकर थप्पड़ लगाती है। तभी यहाँ पर लिसाओ भी आ जाता है और कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। टैंग कहती है कि मैं अपनी इनोसेंस को प्रूव कर सकती हूँ कि इसी ने हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की है और उसे रिकॉर्डिंग सुना देती है। रिकॉर्डिंग सुन के तो लिसा को बहुत ही गुस्सा आता है। मिस जी कहने लगती है कि ये सब झूठ है, लेकिन लिसा उस पर भरोसा नहीं करता और अपने गार्ड से उसे पकड़ने के लिए कहता है। उसके बाद वो टैंग से पूछता है कि इसके साथ क्या करना चाहिए, तो टैंग कहती है कि इसे पुलिस के हवाले कर दो। नेक्स्ट सीन में लिसा साइन लैंग्वेज की बुक्स पढ़ रहा होता है तो उसका फ्रेंड उसके मजे लेने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हें उस डम लड़की से प्यार हो गया है, इसीलिए तुम इन बुक्स को पढ़ रहे हो ताकि तुम उसकी लैंग्वेज को समझ पाओ। जिसके बाद जब लिसा घर पर आता है तो टैंग ने उसके लिए खाना बनाया होता है। वो उससे कहती है कि तुमने मुझ पर भरोसा किया और मेरी हेल्प की तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहती हूँ। वो उससे कहने लगता है कि ये गिफ्ट तो बहुत ही लाइट है। वो कहती है तो फिर तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए, तुम मुझे बता सकते हो। वो उसके क्लोज जाने लगता है। वो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो उसे किस करने के लिए जाता है, लेकिन उसे अपने फ्रेंड की बात याद आ जाती है जिसने उससे कहा था कि शायद तुम्हें उससे प्यार हो गया है। तो उससे दूर हट जाता है और फिर घबराकर वहाँ से चला जाता है। टैंग को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक इसे क्या हो गया। नेक्स्ट सीन में दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। टैंग के लिप पर खाना लग जाता है तो लिसा क्लीन करने लगता है। वो कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि क्या कर रहा हूँ, बस खाना ही तो हटा रहा हूँ और तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तभी टैंग के मोबाइल पर उसके भाई के मैसेजेस आने लगते हैं और उसका भाई उससे 5 मिलियन मांग रहा होता है और उसे सुना भी रहा होता है कि क्या तुम सू फैमिली को भूल गई हो, तुम्हें अपने पेरेंट्स का तो ख्याल होना चाहिए। जो देखकर टैंग सोचने लगती है कि मुझे तो अपने भाई को ब्लॉक ही कर देना चाहिए। फिर सोचती है कि मुझे घर जाकर उससे एक बार मिलना चाहिए। फिर वो लिसा उसे कहती है कि मैं आज घर जाना चाहती हूँ, तो वो कहता है कि ठीक है, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। जिसके बाद वो अपने भाई से मिलने जाती है। उसका भाई कहता है कि तुम्हें लिसा उसे 5 मिलियन देने चाहिए क्योंकि हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। जब तक हम 5 मिलियन नहीं देंगे हम अपनी कंपनी को नहीं बचा सकते हैं। लेकिन टैंग साफ मना कर देती है कि मैं उससे पैसे नहीं मांगूंगी। मैंने उससे इस चीज़ के लिए शादी नहीं की थी, भले ही तुमने मुझे उससे शादी करने के लिए फोर्स किया था, लेकिन मैं उससे पैसे नहीं मांगने वाली। मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना चाहती हूँ और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो उसका भाई भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसे कंपनी लेकर जाता है और कहता है कि तुम खुद ही देख लो कंपनी का क्या हाल हो गया है। यहाँ पर उसकी भाभी भी होती है, जिसे देखकर वो काफ़ी शॉक्ड होती है और सोचती है कि भाई ने भाभी के साथ अपने रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक कर लिया है, जबकि वो उसके पेरेंट्स की बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करती थी और उन्हें बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया करती थी। यहाँ पर उसकी भाभी भी उसे इसी के लिए मना रही होती है कि तुम्हें कंपनी की कंडीशन को देखना चाहिए और अपने हस्बैंड से कुछ पैसे लेना चाहिए। इधर लिसाओ का सेक्रेटरी आकर उसे बताता है कि किस तरह उसका भाई उसे फोर्स कर रहा है और ये भी बताता है कि उसके भाई का गैम्बलिंग में रिकॉर्ड रहा है हारने का, और जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कर्जे में डूब गया है और शायद इसीलिए उसने अपनी बहन की शादी आपसे ज़बरदस्ती करवाई है ताकि वो पैसे हासिल कर सके। इधर टैंक का भाई उसे फोर्स कर रहा होता है पैसे लेने के लिए, लेकिन वो साफ मना कर देती है तो वो लोग ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तभी यहाँ पर लिसाओ भी पहुँच जाता है और सैन को किक करता है और टैंक से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और उससे कहती है कि मुझे घर लेकर चलो। यहाँ पर सैन कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किक करने की। वो कहता है कि आगे से अपने गंदे हाथों से मेरे वाइफ को टच करने की कोशिश भी मत करना। यहाँ पर टैंक की भाभी उस पर गुस्सा करने लग जाती है कि तुम किस तरह की लड़की हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि तुम्हारा भाई कितनी प्रॉब्लम में है, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। और उसे मारने के लिए भी जाती है, लेकिन लिसा उसे रोक देता है और कहता है कि इन लोगों को सबक सिखाओ। जो सुनकर वो बिल्कुल सही हो जाती है और फिर रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ हमें कुछ पैसे दे दो वरना हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट तो उसके भाई की फिंगर ही तोड़ देता है, जो देखकर उसकी भाभी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। टैंग उन्हें चेक करती है और कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है और लिसा उसे कहती है कि इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो, मुझे इनसे कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट सीन में टैंग अपनी फ्रेंड से इसी बारे में बात कर रही होती है कि उसके भाई गैम्बलिंग में किस तरह से 5 मिलियन के कर्ज में फंस गया है और कहती कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ और किस तरह से ये 5 मिलियन का कर्ज चुका दूँ। सीसी उसे एक आइडिया देती है कि बार में एक बहुत ही रिच पर्सन आता है
अगर तुम उसके साथ गैम्बलिंग करो और जीत जाओ तो शायद तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यहाँ पर टैंग अपनी फ्रेंड को ये भी बताती है कि किस तरह से लिसाओ ने उसे प्रोटेक्ट किया, जो सुनकर सीसी काफ़ी खुश हो जाती है कि कोई तो मिला उसकी फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने वाला। यहाँ पर एक कस्टमर आके उन दोनों को परेशान करने लगता है, तभी यहाँ पर लिसाओ आता है और उसे भगा देता है। और फिर वो टैंग से कहने लगता है कि अब तुम क्या इसे भी कोइंसिडेंट कहोगी, तुम मुझे फिर से बार में मिली हो। तो वो कहती है कि यहाँ पर मेरी फ्रेंड रहती है और मैं यहाँ पर अक्सर इससे मिलने के लिए आती हूँ। अब टैंक को उसके लिए ड्रिंक प्रिपेयर करना था, तो उसकी फ्रेंड सीसी उसे बहाने से लेकर जाने लगती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, लेकिन लिसा उसे रोक रहा होता है। टैंक कहती कि जब तक मेरे भाई की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती मैं उसके बाद ही आऊँगी, लेकिन लिसा उसे लेकर आ जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम घर से बाहर मत जाया करो, जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती तुम यहीं पर रहोगी। अब वो काफ़ी परेशान हो रही होती है कि मुझे अपने भाई के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मेरी सू कंपनी पूरी तरह से डूब जाएगी। जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसके भाई की जो फिंगर मोड़ दी गई थी उसे काटना पड़ा है, और अगर उसने अपने पैसे ना चुकाए तो वो लोग उसका सिर भी काट देंगे। जो जानकर वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपनी फ्रेंड को मैसेज कर देती है कि इस बार मैं गैम्बलिंग के लिए जाऊँगी अपने भाई की जगह पर। जिसके बाद वो लिसाओ के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ मेरे पेरेंट्स की ग्रेव पर चलना चाहिए ताकि मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकूँ। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता, तो वो गुस्से से रूम में चली जाती है। लेकिन फिर उसका मन नहीं मानता और उसके पास जाता है और कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन हमें वहीं होटल में रात रुकना पड़ेगा। जिसके बाद दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर लूसाओ खुद को इंट्रोड्यूस करता है और प्रॉमिस करता है कि मैं हमेशा टैंक का ख्याल रखूँगा। बाहर आकर टैंक उसे थैंक यू बोलती है, जिसके बाद वो उसे लिखकर कुछ बताने लगती है। तो वो कहता है कि तुम्हें अब हर चीज़ को लिखकर बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं अब तुम्हारी साइन लैंग्वेज को समझ सकता हूँ। यहाँ पर लिसा उससे बात करना चाह रहा होता है, लेकिन उसे तो अपनी भाई की जगह पर गैम्बलिंग करने के लिए जाना था, इसलिए वो बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो गैम्बलिंग के लिए होटल में पहुँचती, जहाँ पर उसने मास्क लगाया हुआ था। यहाँ पर लिसाओ भी पहुँचता है, वो उससे टकरा जाती है। उसे देखकर लिसाओ को लगता है कि शायद ये टैंग है, लेकिन फिर उसे लगता है कि ये मिस टी की तरह भी लग रही है और उसे फॉलो करने लगता है। जिसके बाद वो उस गैम्बलर के पास पहुँचती है जिसके साथ उसे गेम खेलना होता है। वो उससे कहती है कि अगर मैं इस गेम में जीत गई तो तुम्हें सैन के 5 मिलियन माफ़ करने पड़ेंगे। वो आदमी कहता है कि तुम तो काफ़ी बोल्ड हो, आखिर तुम इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो कि तुम जीत ही जाओगी, और अगर तुम हार गई तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। तो टैंगो से एक मेडिसिन दिखाने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें हेडेक की प्रॉब्लम है, इसे स्मेल करने के बाद तुम्हारा हेडेक गायब हो जाएगा। तो अगर मैं हार गई तो ये मेडिसिन मैं तुम्हें दे दूंगी। जिसके बाद वो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टैंग काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ उसके साथ गेम खेलती है, लेकिन एंड में वो आदमी जीत जाता है। जिसके बाद वो सभी लोगों को बाहर निकाल देता है और टैंग को परेशान करने लगता है कि अब मैं जो चाहूँ वो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। वो कहती कि मैंने ऐसा कब कहा था। तभी यहाँ पर लिसाओ भी पहुँच जाता है और कहता है कि एक्चुअल में तो ये गेम इसी ने जीता है। वो उसे कुछ गेम के पॉइंट्स के बारे में बताता है और कहता है कि तुमने नकली कार्ड दिखाया था, मैं इस गेम के बारे में अच्छे से जानता हूँ। वो आदमी कहता है कि आखिर तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो और तुम्हें इससे क्या लेना देना। लिसाओ कहता है कि मैंने कहा ना कि मुझे इस गेम की नॉलेज है, और वैसे भी मैं इस लड़की को जानता हूँ, इसका मतलब कि ये मेरी उम्र है, तो मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, तुम 5 मिलियन ट्रांसफ़र कर देना। लेकिन वो मना कर रहा होता है, जिस बात को लेकर दोनों में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। तो यहाँ पर लिसाओ अपने गार्ड्स को उसे सबक सिखाने के लिए कहता है, तो वो चुपचाप मान जाता है कि ठीक है मैं 5 मिलियन सेंड कर दूंगा। अब बाहर निकल कर टैंग उसे थैंक यू बोलती है। तो लिसाओ कहता है कि क्या तुम भी नहीं बोल सकती हो, तुम वही बारटेंडर मिस टी हो ना। वो कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तभी पीछे से कोई गुजरता है तो वो उसे अपने क्लोज कर लेता है और कहता है कि तुम काफ़ी जानी पहचानी लग रही हो, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। वो कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम टैंग हो। जिसके बाद वो घर जाता है और टैंग से कहता है कि तुम मुझे ना पहचाने की काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, और कहता है कि ये वही एक्सप्रेशंस है जिन्हें मैं अभी देख कर आया हूँ, मैं इन्हें कैसे भुला सकता हूँ। वो उसे उठाकर ले जाता है और बेड पर लिटा देता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड होने लगा हूँ, आखिर तुमने मुझसे कितनी बातें छुपा कर रखी हैं। और उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग टैंगो से गैंगस्टर कहने लगती है। वो कहता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और आज से मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूँगा, तुम अच्छे से रेस्ट कर लो, उसके बाद हमें घर के लिए भी निकलना है। नेक्स्ट सीन में टैंग के पास उसके भाई का मैसेज आता है जो कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा 5 मिलियन का कर्जा ख़त्म हो चुका है, तो मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहता हूँ, और आज तुम्हारी भाभी का बर्थडे है तो उसे इनवाइट करता है। तो टैंग वहाँ पर पहुँच जाती है। उसका भाई उससे पूछता है कि लिसाओ तुम्हारे साथ नहीं आया, तो वो कहती है कि नहीं। वो कहता है कि तुम उसे लेकर क्यों नहीं आई। वो कहती है कि उसने तुम्हारी फिंगर तोड़ दी, फिर भी तुम उसे यहाँ पर देखना चाहते हो, और वो अंदर चली जाती है। यहाँ पर उसकी भाभी उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट कर रही होती है और उससे सॉरी भी कहती है, लेकिन टैंग अपनी भाभी को बिल्कुल पसंद नहीं करती और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जिस पर उसकी भाभी को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और उसके इरादे भी कुछ ठीक नहीं लग रहे होते हैं। इधर लिसाओ जब घर पर आता है तो उसे सर्वेंट बता देती है कि वो अपने मॉम के घर पर गई है क्योंकि उसकी भाभी का बर्थडे है। इधर टैंग जब ऊपर जाती है तो यहाँ पर कुक उसे कुछ स्नैक्स ऑफर करता है, उसे फोर्स करने लगता है कि आपको कुछ खाना चाहिए क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं। उन स्नैक्स को देखकर टैंग को अपने बचपन की याद आती है और वो काफ़ी शौक से उन्हें खाने लग जाती है।
इधर उसकी भाभी ने कुछ कस्टमर बुलवाए होते हैं जिन्हें कि वो गेस्ट बोल रही होती है, लेकिन उसका प्लान तो कुछ और ही होता है। यहाँ पर जब टैंग आती है तो उसकी भाभी कहती है कि तुम्हें कुछ अच्छी सी ड्रेस पहन कर आना चाहिए। टैंग कहती है कि वो ड्रेसेस मेरे पहनने के लायक नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसकी भाभी कहने लगती है कि आज मेरा बर्थडे है तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगी। तभी यहाँ पर उसकी फ्रेंड सीसी आ जाती है क्योंकि उसने पहले ही अपनी फ्रेंड को मैसेज करके बुलवा लिया था। अब सीसी को भी यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। वो उन गेस्ट से कहने लगती है कि आप लोगों को अपनी लिमिट में रहना चाहिए, टैंक से इस तरह बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग टैंक की इंसल्ट कर रहे होते हैं। भाभी सीसी से कहने लगती है कि तुम्हें तो यहाँ पर किसी ने इनवाइट नहीं किया है तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो। सीसी कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड के पास आई हूँ, और दोनों में काफ़ी आर्गुमेंट होने लगता है और वो टैंक को लेकर वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर सीसी कहती है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे बुला लिया, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। तभी अचानक टैंक की तबीयत बिगड़ने लगती है। सीसी कहती है कि शायद तुम्हें ड्रग दिया गया है। तभी यहाँ पर उसका भाई भी आ जाता है और टैंक को सीसी से दूर करता है और सीसी से कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, मुझे अपनी सिस्टर से कुछ काम है। लेकिन सीसी को उसके भाई के इरादे ठीक नहीं लग रहे होते। वो उसे रोक रही होती है और कहती है कि तुम कैसे भाई हो, तुमने उन्हें स्नैक्स में ड्रग मिलाया था, क्या तुम्हें पता नहीं है कि उसकी कंडीशन कैसी है, वो प्रेग्नेंट है, तुम्हें अपनी सिस्टर को छोड़ देना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि ये किस तरह की बहन है जिसकी वजह से मेरी फिंगर कट हो चुकी है, वो इस तरह का भाई डिजर्व नहीं करती जो कि उसे छोड़ दे। यहाँ पर सीसी उसकी हेल्प करने की काफ़ी कोशिश करती है लेकिन गार्ड उसे बाहर निकाल देते हैं। तभी यहाँ पर लीसा भी आ जाता है और वो लीसा को सारी सिचुएशन बता देती है कि तुम्हारी वाइफ खतरे में है क्योंकि उसे ड्रग दिया गया है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि उसके पास ड्रग को ख़त्म करने वाली मेडिसिन ज़रूर होगी। अब लीसा अंदर जाकर देखता है तो यहाँ पर सभी लोग टैंक के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि एक म्यूट गन ने किस तरह एक रिच पर्सन को फंसा कर रखा हुआ है, जिसके बाद सभी वॉशरूम में जाकर उसका वेट करने लगते हैं क्योंकि उसके भाई सैन ने उसे भेज दिया था। अब लीसा वॉशरूम में जाना चाह रहा होता है लेकिन सैन उसे जाने नहीं देता। लीसा कहता है कि अगर मेरी वाइफ के साथ कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सैन कहता है कि तुम्हारी वाइफ खुद ही इस तरह की है जो पैसे कमाने के लिए अपनी बॉडी को सेल करती है। तभी यहाँ पर सीसी आकर सैन को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम किस तरह के भाई हो जो पैसों के लिए अपनी बहन को बेच रहे हो। तभी वहाँ पर टैंग आ जाती है। सीसी उसे देखकर काफ़ी खुश होती है कि अच्छा हुआ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन सैन काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि अगर टैंग ऊपर से आई है तो वॉशरूम में कौन है। टैंग बताती है कि मैं तो वॉशरूम में गई ही नहीं, जब मुझे ड्रग दिया गया था उसके बाद मैंने अपनी मेडिसिन ले ली थी और भाभी ने ही आकर मुझे धमकाया था कि तुम हमारी फैमिली के लायक नहीं हो, आज मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगी। लेकिन जब सैन डोर ओपन करके देखता है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसी की वाइफ होती है। अब इन लोगों को तो हंसी आ रही थी और उसका भाई उसकी वाइफ को मारने लगता है। उसकी भाभी कहने लगती है कि मुझे ट्रिक किया गया है। सैन अपनी सिस्टर से कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया। वो कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बल्कि तुम लोगों ने ही मुझे फंसाने की कोशिश की थी। और उसे चाटा लगाती है और कहती कि आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी कंपनी की हालत काफ़ी ख़राब चल रही है और उसे ये भी पता चल गया था कि एक्चुअल में उसके पेरेंट्स ने उसके भाई की वजह से ही अपनी जान ली थी, क्योंकि पेरेंट्स को पता चल गया था कि उसका भाई गैम्बलिंग कर रहा है और कितना ज़्यादा कर्जा कर लिया है। और यही बात वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब टैंक को बहुत ही बुरा लग रहा होता है, वो रोने लगती है तो लीसा उसे चुप कराता है और कहता है कि तुम्हें इस तरह रोना नहीं चाहिए और उसे एक मेडिसिन देता है कि मुझे एक लड़की ने ये मेडिसिन दी है, मैं जब भी अपसेट होता हूँ इसे स्मेल करता हूँ और खुश हो जाता हूँ। वो उस मेडिसिन को देखकर खुश हो जाती है। लीसा उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसे बताता है कि मेरी मॉम का बर्थडे है तो तुम वहाँ पर पहुँच जाना, मैं बाद में आऊँगा। लेकिन जब वो बर्थडे में पहुंचती है तो मॉम तो उसे परेशान करने लगती है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि लीसा की एक न्यू सेक्रेटरी है जिसे कि मॉम ने इनवाइट किया है, क्योंकि अब मॉम लीसा की शादी उससे करवाना चाह रही होती है और टैंक इंसल्ट कर रही होती है। टैंक कहती है कि मुझे यहाँ पर आपके बेटे ने ही भेजा है, लेकिन मॉम कहती है कि मैं तुम्हें इस पार्टी में नहीं रहने दूंगी और उसे बाहर निकालने लगती है तो वो गिर जाती है। तभी यहाँ पर लीसा आकर उसे संभाल लेता है और मॉम को डांटने लगता है कि अगर वो गिर जाती और बेबी को कुछ हो जाता तो। मोम कहती कि ये यहाँ पर क्यों आई है। वो कहता है कि मैंने इसे यहाँ पर भेजा था। मोम कहती है कि इसे तुम्हें यहाँ पर नहीं भेजना चाहिए था। लीसा कहता है कि ये बोल नहीं सकती, आपसे आर्गुमेंट भी नहीं कर सकती, फिर भी आपको इससे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। वो टैंक को उठाकर वहाँ से ले जाता है। मोम को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि ये म्यूट लड़की के पीछे कितना ज़्यादा पागल हो रहा है। और यहाँ पर वो सेक्रेटरी भी सोच रही होती है कि आखिर वो लीसा को किस तरह फंसाए। इधर लीसा और टैंक को एक रूम में बिठाकर बाहर आता है। यहाँ पर मॉम आकर फिर से उसके साथ आर्ग्यू करने लगती है कि तुम्हें एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहिए जो कि हमारे साथ मिलकर चल सके, ये एक डम लड़की है। तो लीसा कहता है कि टैंग एक बहुत ही अच्छी लड़की है, भले ही उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है लेकिन उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, और टैंग भी भले ही डम है लेकिन वो नेचर वाइज बहुत अच्छी है। यहाँ पर उन दोनों की बातें सेक्रेटरी भी सुन रही होती है और सोचती है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में टैंक को जब थोड़ा ठीक फील होता है तो वो नीचे आती है। यहाँ पर सेक्रेटरी पियानो प्ले कर रही होती है और सभी उसकी तारीफें कर रहे होते हैं। अब सेक्रेटरी नीचे उतरती है और आकर टैंक की इंसल्ट करने लगती है कि तुम में तो कोई भी क्वालिटी नहीं है, तुम्हें कुछ भी आता जाता नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि लीसा ने तुम में क्या देखा और तुमसे शादी कर ली। इस घर की डॉटर इन लॉ को कम से कम पियानो बजाना तो आना ही चाहिए, तुम्हें तो वो भी नहीं आता। टैंक कहती कि मैं पियानो प्ले कर सकती हूँ। सभी लोग हंसने लगते हैं
क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि वो झूठ बोल रही है। तो वो कहती है कि ठीक है, आप लोग खुद ही सुन लेना। अब टेंग जाकर पियानो प्ले करने लगती है और सभी लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो सेक्रेटरी से भी ज़्यादा अच्छा प्ले कर रही होती है। सभी लोग उसकी तारीफ़ें करने लगते हैं। सेक्रेटरी सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि इस डम लड़की को इतना अच्छा पियानो बजाना आता है। जिसके बाद टैंग लिसा को कॉल करती है, उसे मैसेजेस करती है, लेकिन उसका नंबर ऑफ आ रहा होता है। वो काफ़ी परेशान हो जाती है कि ये कहाँ है। लिसा उसे बोलकर गया था कि मेरा वेट करना, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। तभी यहाँ पर लिसाओ का फ्रेंड आता है और उससे कहता है कि तुम अभी तक यहीं पर हो। वो कहती है कि लिसाओ कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, तुम मेरे साथ उसे ढूंढो। फ्रेंड भी लिसाओ को कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर ऑफ आता है। तभी टैंग को उसका मैसेज आता है कि तुम जरा ऊपर आओ। फ्रेंड कहता है कि ठीक है, हम ऊपर जाकर उसे ढूंढते हैं। जब दोनों उसे ढूंढने के लिए ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर टैंग को कोई पकड़कर रूम के अंदर ले जाता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन फ्रेंड आकर उसे बचा लेता है। तभी लिसा आकर उसे दूसरे रूम में ले जाता है। टैंग कहती कि तुम कहाँ थे, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। वो कहता है कि मुझे मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है, मैं कब से उसे ही ढूंढ रहा हूँ। टैंग बताती है कि तुम्हारे नंबर से मुझे मैसेज आया था तो मैंने मुझे ऊपर बुलाया था। वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि शायद कोई हमारे साथ ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। तो अपने फ्रेंड को इस बारे में मैसेज कर देता है, जिसके बाद वो टैंग के साथ रोमांटिक होने लगता है। नीचे मॉम उसके फ्रेंड से पूछती है कि लिसाओ कहाँ है, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। वो किसी को भी कुछ नहीं बताता है। तभी ये दोनों भी नीचे आ जाते हैं। उसका फ्रेंड लिसाओ से कहता है कि लगता है कि तुम सच में उसे पसंद करने लगे हो। तो वो मान जाता है कि हाँ, मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। वो बहुत ही अच्छी और काइंड लड़की है। जिसके बाद जाते टाइम कार में वो उसे अपना प्यार भी कन्फेस कर देता है। वो तो शॉक्ड हो जाती है कि तुम्हें मेरी जैसी डम लड़की से प्यार कैसे हो सकता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे उसी दिन प्यार हो गया था जब तुमने मुझे हेल्प कहा था, और मेरे दिल ने कहा था कि मैं तुम पर भरोसा करूँ, और मैं तुम्हें दूसरा हॉस्पिटल लेकर गया था। और मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ, इसीलिए तुम्हारी केयर भी करने लगा हूँ। और फिर बताता है कि मुझे ऑफिस में इंपॉर्टेंट काम से जाना है, तो तुम अभी घर चली जाओ। जब वो ऑफिस से वापस घर पर आता है तो देखता है कि टैंग की तबीयत खराब है। वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। जैसे ही टैंग को होश आता है, वो अपने बच्चे के बारे में पूछने लगती है। वो कहता है कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक है, तुम टेंशन मत लो। उसके जाने के बाद टैंग काफ़ी परेशान होती है और अपनी फ्रेंड को मैसेज करती है कि पता लगाओ, मुझे फिर से किसी ने ड्रग देने की कोशिश की है। अगर गेस्ट लिस्ट में कोई अननोन पर्सन आया है तो हो सकता है कि ये काम उसी का हो। इधर लिसा से उसकी मॉम फिर से आर्ग्यू करने लगती है, तो वो क्लियर कह देता है कि आप मेरे और मेरी वाइफ के बीच में मत आओ। लेकिन मॉम कहती है कि मैं ऐसे डम लड़की को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली। वो कहता है कि ये आपके लिए ही अच्छा नहीं होगा। अब मॉम को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वो सेक्रेटरी के पास जाती है और उसे थप्पड़ लगाती है कि तुमने सब कुछ सही से नहीं किया। तुम्हारी वजह से हमारा पूरा प्लान खराब हो चुका है। तुम उस डम लड़की से कैसे हार सकती हो, वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो सकती है। सेक्रेटरी कहती कि मैंने तो सब कुछ ठीक किया था, मुझे नहीं पता था कि वो डम गर्ल इतनी ज़्यादा चालाक होगी। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इसे रास्ते से हटा कर रहूँगी। और उसे एक आइडिया देती है कि ये लड़की डम है, तो आप ग्रैंडपा से बात करिए कि उसके लिए एक नैनी को हायर करे, और आप मुझे सजेस्ट करना, और मैं उस घर में जाकर लिसाओ के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाऊँगी। वैसे भी जब बेबी बॉर्न हो जाएगा तो ग्रैंडपा भी इस डम लड़की को घर में अलाउ नहीं करेंगे। तो मॉम को भी उसका आइडिया पसंद आता है। इधर हम टैंग को देखते हैं, जिसके पास लिसाओ आता है। टैंग उसे कहती है कि तुम्हें भी अब सो जाना चाहिए, तो वो उसी के पास सो जाता है। लेकिन वो अपनी फ्रेंड से बात करने लगती है। वो कहता है कि तुम किससे बात कर रही हो, तो बताती है कि मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। मैं पता लगाना चाहती हूँ कि आखिर उस दिन मुझे ड्रग किसने दिया था। जिसके बाद उसकी फ्रेंड उस आदमी को पकड़ लेती है जो उस दिन उसे मारने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर वो लोग उससे पूछते हैं कि ये सब करने के लिए किसने कहा, लेकिन वो बता नहीं रहा होता। तो ये लोग उसे वही मेडिसिन देते हैं जिसे खाने से वो काफ़ी ज़्यादा तड़पने लगता है, और फिर मुंह खोल देता है कि ये सब करने के लिए लिसाओ की मॉम और सेक्रेटरी ने कहा था। बाहर आकर टैंग लिसाओ से कहती है कि तुम्हारी मॉम आखिर ऐसा क्यों कर रही है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा है कि मॉम भी ऐसा कर सकती है। लेकिन तुम टेंशन मत लो, आगे से मैं उन्हें कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड अरेंज कर देता हूँ। टैंग उसे थैंक यू बोलती है और उसे चिक पर किस करती है। तो वो कहता है कि सिर्फ यहाँ पर नहीं, और आगे बढ़कर उसे लिप पर किस करता है, और फिर उसकी काफ़ी केयर कर रहा होता है। वो कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, तो हमें घर चलना चाहिए। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। अब लिसा ने ग्रैंडपा को बोला होता है अच्छा डॉक्टर अरेंज करने के लिए। तो ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि तुम अपना चेकअप करवा लो। जब डॉक्टर उसे चेक करता है तो कहता है कि जब तुम बेबी को बर्थ दोगी तब तुम्हारी आवाज़ वापस आ जाएगी। जो सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद सभी डिनर करने बैठते हैं। यहाँ पर मॉम शुरू हो जाती है कि ये लड़की तो डम है, तो हमारे बच्चे की परवरिश कैसे करेगी। मैं इसके लिए एक हाई एजुकेटेड नैनी को हायर करना चाहती हूँ, जिसके पास बच्चे का भी एक्सपीरियंस हो। ये बात ग्रैंडपा को तो अच्छी लगती है, लेकिन सुटेंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लिसा भी इस बात को नोटिस कर लेता है और उसे कहता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो वो कहता है कि मैं और मेरी वाइफ ही हमारे बच्चे को रेस्ट करेंगे। लेकिन आप लोग कौन होते हैं हमें ये सजेस्ट करने वाले कि हमें नैनी की ज़रूरत है। और वो अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है, जिस पर ग्रैंडपा को गुस्सा आता है और ग्रैंडपा मॉम को ही डांटने लगते हैं कि तुम्हें इस तरह की बात नहीं करना चाहिए था।
वो लोग ग्रैंडपा को कहने लगते हैं कि आप खुद ही बताओ कि वो डम्ब लड़की हमारे बच्चे को कैसे पालेगी। लेकिन ग्रैंडपा को तो बेबी की फिक्र होती है, वो उन्हें डांट रहे होते हैं कि तुम लोगों को उन्हें ऐसे साइड नहीं करना चाहिए था। अब रास्ते में इधर लिसाओ को ऑफिस से कॉल आ जाता है, उसे इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना होता है। तो वो टैंक को ड्राइवर के साथ भेजता है और उसे अपनी केयर करने के लिए कहता है। अब टैंक रास्ते में सो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि ये रास्ता सही नहीं है। इससे पहले कि वो लिसाओ को मैसेज कर पाती, उसे कोई आके किडनैप कर लेता है। इधर सेक्रेटरी लिसाओ को आकर बताता है कि आपकी वाइफ का किडनैप हो गया है, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों ने पीछे बॉडीगार्ड लगा के रखे थे। उन्हें उनकी लोकेशन भी मिल जाती है। लिसाओ जल्दी से टैंक के पास पहुंचता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब होती है। उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। मॉम कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि बच्चा सर्वाइव कर पाएगा, तो तुम्हें आप उस लड़की से छुटकारा पा लेना चाहिए। वो कहता है कि ये आपकी गलतफहमी है कि मैं उसे छोड़ दूंगा। ग्रैंडपा भी मॉम पर गुस्सा करने लगते हैं, उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और बताता है कि बच्चा और माँ दोनों ही बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो काफ़ी वीक हो चुकी है, तो हो सकता है कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाए, इसलिए आपको उनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। लिसा यहाँ पर उसका ख्याल रखने लगता है और उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इधर ग्रैंडपा को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वो मोम से कहते हैं कि पता लगाओ कि ये सब किसने किया है। जो सुनकर मोम तो परेशान होने लगती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये डम लड़की को कभी छोड़ेगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम उसे डम कहना छोड़ दो, क्योंकि मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, जब वो बेबी को बर्थ देगी तो उसकी आवाज़ वापस आ जाएगी, तो फिर वो हमारे लिसाओ के लिए बिल्कुल सूटेबल होगी, तो तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो हमेशा के लिए डम नहीं रहेगी, तो अब ये डम डम करना बंद करो। और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो सुनकर मोम तो काफ़ी परेशान हो जाती है और अपने हस्बैंड को कॉल करके बताती है कि टैंक की आवाज़ वापस आ सकती है। फिर हमारे प्लान का क्या होगा। जो सुनकर लिसाओ के डैड भी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि उसकी आवाज़ वापस ना आए, वरना ग्रैंडपा तो सारे शहर उस बेबी के नाम कर देंगे। एक्चुअल में दोनों नहीं चाह रहे होते कि ग्रैंडपा कंपनी का हायर लिसाओ को बनाए। उसके डैड खुद ही हायर बने रहना चाहते हैं। तो अब मोम टैंक के पास जाती है और उसे फोर्स करने लगती है कि मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। तो टैंक तो लिसा को कॉल कर देती है और उससे पूछने लगती है कि तुम्हारी मम हॉस्पिटल चलने के लिए बोल रही है। वो कहता है कि मैंने तो मम को नहीं भेजा। मम को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि ये लड़की बिल्कुल नहीं सुनती। तो मम लिसा से कहने लगती है कि अगर तुम सच में इस लड़की से शादी रखना चाहते हो तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा और हम तुम्हें कंपनी का प्रेसिडेंट भी नहीं बनने देंगे, क्योंकि मेरे और तुम्हारे डैड के पास 30% शेयर है और तुम्हारे पास 35%, और बाकी के शेयर बाकी शेयर होल्डर्स के पास है। अगर मैं उनसे कहूँगी कि तुम्हारी वाइफ डम्ब है तो वो तुम्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा देंगे। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का टाइम दे रही हूँ। तुम इस बारे में अच्छे से सोच लो, या तो तुम इस डम लड़की के साथ रह लो या फिर कंपनी के प्रेसिडेंट बन जाओ। जिसके बाद वो फ़ोन कट करती है और फिर टैंक पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से उसके साथ इतना बुरा होगा। टैंक भी इस बात से अपसेट हो जाती है कि मेरी वजह से ली साओ कंपनी का हायर नहीं बन पाएगा। अब नेक्स्ट इन 3 दिन बाद का ही होता है, जहाँ पर मॉम और डैड परेशान हो रहे होते हैं कि लिसाओ ने तो अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। डैड कहते हैं कि तुमने सारे शेयर होल्डर से बात कर ली है ना। वो कहती कि हाँ, सब लोग हमें ही वोट देंगे। जिसके बाद मीटिंग स्टार्ट होती है और सभी लोग बातें करने लगते हैं कि हो सकता है कि ग्रैंडपा 5% शेयर लिसाओ को दे दें। मॉम कहने लगती है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, वैसे भी उसकी वाइफ डम्ब है। या तो वो अपनी वाइफ को छोड़ दे या फिर ये पावर मेरे हस्बैंड के पास ही रहनी चाहिए, मतलब कि मेरे हस्बैंड ही प्रेसिडेंट बनना चाहिए। अब वो सभी से कहने लगती है कि तुम लोग उसे फोर्स करो कि वो उस डम लड़की को डिवोर्स दे दें। वो लोग कहने लगते हैं कि हम उसे फोर्स कैसे कर सकते हैं, वो लड़की तो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। तो वो कहती कि ठीक है, तो फिर आप सभी हमें ही प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए चुनना। तभी यहाँ पर लिसाओ का सेक्रेटरी आता है और मॉम से कहता है कि लिसाओ आपको बुला रहा है। सेक्रेटरी उन्हें केबिन में लेकर जाता है और उन्हें एक एनवलप देता है। मॉम उस एनवलप में एक फ़ोटो को देखती है और काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर वापस इस मीटिंग में आ जाती है। यहाँ पर लिसाओ आता है और पूछने लगता है कि ये मीटिंग किस लिए रखी गई है। मॉम कहती है कि मैंने यहाँ पर सभी को इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं अनाउंस करना चाहती हूँ कि मैं अपने सारे शेयर तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र कर रही हूँ। जो सुनकर सभी लोग काफ़ी शॉक्ड होते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर पहले तो आप कह रही थी कि आप इसे प्रेसिडेंट नहीं बनने देना चाहती, और अब खुद ही अपने सारे शेयर लिसाओ के नाम पर कर रही है। मॉम कहने लगती है कि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, बस इसीलिए अपने सारे शेयर उसे दे रही हूँ, क्योंकि आखिरकार वही इस कंपनी का फ्यूचर है। अब सब लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इन्हें अचानक हो क्या गया है। वो लिसाओ से इस बारे में पूछते हैं। लिसाओ कहता है कि मुझे भी इस डिसीजन के बारे में नहीं पता था, मेरी मॉम ने मुझे सरप्राइज़ दिया है। जिसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। मॉम आकर उसे थप्पड़ लगाने वाली होती है, लेकिन वो उन्हें एग्रीमेंट साइन करने के लिए कहता है। मॉम कहती है कि तुम शुरू से यही प्लान कर रहे थे ना। तो वो कहता है कि आपको नहीं पता कि मैं इस कंपनी के लिए कितना ज़्यादा केयरफुल रहता हूँ। अब मॉम चुपचाप साइन कर देती है और सारे शेयर लिसाओ के हो जाते हैं। अब मॉम परेशान होकर बैठ जाती है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक्चुअल में लिसाओ ने अपनी मॉम को ब्लैकमेल किया था और उसके साथ उसने फ़ोटो भेजी होती है। यहाँ पर सेक्रेटरी कहता है कि लिसाओ ने कहा है कि अगर आपने सारे शेयर उसके नाम नहीं किए तो वो ये फ़ोटो ग्रैंडपा को दिखा देगा। मॉम सोच रही होती है कि अगर ग्रैंडपा को इस बारे में पता चल गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। फिर सोचती है कि वैसे भी मैं तो बर्बाद हो ही चुकी हूँ।
इधर टैंग घर पर लिसाओ का वेट कर रही होती है। वो जैसे ही आता है वो उससे पूछने लगती है कि मीटिंग में सब कुछ ठीक रहा ना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है ना। लिसाओ कहता है कि अगर आगे से कोई भी तुम्हें बुली करे तो तुम मुझे बताना। वो कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और उसे ये भी बता देती है कि वही वो बारटेंडर मिस टी है। वो कहता है कि मुझे तो उसी दिन पता चल गया था जब तुम गैम्बलिंग करने गई थी। टैंग उसे हक कर लेती है। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कहती है कि मैं भी। और यहीं पर ये ड्रामा एंड हो जाता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।